तो बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं चालक, विद्युत रोधी और अर्धचालक पदार्थ। आज का जो हमारा ये पहले पार्ट का टॉपिक है, आज का लेक्चर हमारा आज आखिरी लेक्चर होगा। इसके बाद ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। तो चालक जो पदार्थ होते हैं वे सिंपली आप देखते हैं तो जो विद्युत के चालक होते हैं उन्हें चालक कहते हैं, जो चालक नहीं होते उन्हें अचालक या कुचालक कह देते हैं। लेकिन यहाँ जो हम वर्गीकरण करने जा रहे हैं वो वर्गीकरण करेंगे विद्युत चालकता के आधार पर। इनकी जो विशिष्ट चालकता होती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, उसका एक निश्चित मान होता है, उसके आधार पर हम इनका वर्गीकरण करेंगे। पहला है चालक। चालक क्या है? चालक कंडक्टर कहते हैं अंग्रेजी में। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनकी जो विशिष्ट चालकता है उसका जो मान है वो 10 की घात 4 से 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच होता है। याद रखने की बात है, जिनकी विशिष्ट चालकता 10 की घात 4 से 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच रहती है, उन्हें हम चालक कहते हैं। ठीक है, जैसे आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, निकेल, ये चालक है। ठीक है, इसी का दूसरा रूप होता है विद्युत रोधी, इंसुलेटर। विद्युत रोधी हम किन्हें कहेंगे? इंसुलेटर अंग्रेजी में कहते हैं। ये वे पदार्थ हैं जिनकी जो विशिष्ट चालकता का परास है, जो विशिष्ट चालकता का मान है वो कितना होना चाहिए? 10 की घात -20 से 10 की घात -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच जिनका पाया जाएगा उन्हें विद्युत रोधी कहेंगे। ऐसा किसमें पाया जाता है? लकड़ी में, रबर में, प्लास्टिक में, ये इसके उदाहरण होंगे। फिर तीसरा हमारा आ जाता है इसी आधार पे अर्धचालक। सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर। इनकी जो चालकता का परास है वो कितना होता है? 10 की घात, इनकी चालकता का जो परास है वह है 10 की घात -6 से 10 की घात 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। जिनकी विशिष्ट चालकता का मान 10 की घात -6 से 10 की घात 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, उन्हें हम कहेंगे अर्धचालक। और ऐसे अर्धचालकों का उदाहरण है सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये जो हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं ये केवल विशिष्ट चालकता के परास का है। आपके कोर्स में ये जो चालक की परिभाषा है वो इसी आधार से आने वाली है। तो इसी आधार से हमें याद करना है कि जिनकी चालकताओं का परास 10 की घात 4 से 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, चालक कहलाते हैं। 10 की घात -20 से 10 की घात -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है, विद्युत रोधी कहलाते हैं, इंसुलेटर्स। जैसे आपको बताया था मैंने, लकड़ी होती है, प्लास्टिक होती है, रबर होती है। अर्धचालक जिनका 10 की घात -6 से 10 की घात 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच होता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये इसके उदाहरण है। इनके अर्धचालकों के बारे में हम पढ़ेंगे भी, कैसे n प्रकार के अर्धचालक बनते हैं, कैसे p प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। अब एक प्रॉपर्टी आ जाती है चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठोस पदार्थों का जो चुंबकीय गुण है वो कैसे उत्पन्न होता है? ठोस पदार्थों में एक मुख्य कड़ी है इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्वयं में एक चुंबक की तरह व्यवहार करते हैं। क्यों करते हैं इलेक्ट्रॉन चुंबक की तरह व्यवहार? क्योंकि वे दो प्रकार की गति करते हैं। पहले तो वे नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, उससे एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। पहले नंबर की गति कौन सी? वे नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, उससे क्या उत्पन्न हो जाता है? चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, जो उसकी दिशा के लंबवत होता है, जो उसकी घूमने की दिशा है। दूसरा, वे अपने अक्ष पर भी घूमते रहते हैं। जब वे अपने अक्ष पर घूमते रहते हैं उससे भी एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो दो चुंबकीय आघूर्ण एक इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन स्वयं एक चुंबक की तरह कार्य करता है। जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह कार्य करती है। कारण क्या है? क्योंकि पृथ्वी भी एक बड़ा चुंबक इसलिए है क्योंकि पृथ्वी भी हमारी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, तो उससे एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है।
और पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है, उससे भी एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, तो वो भी एक चुंबक की तरह कार्य करता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन भी एक चुंबक की तरह कार्य करता है और इन इलेक्ट्रॉनों की दिशा से हमारे क्या बन जाते हैं, चुंबकीय गुण प्रकट हो जाते हैं पदार्थों के अंदर। पहला गुण जो प्रकट होता है जिससे हमारे पदार्थों का वर्गीकरण ही हो जाता है, ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं चुंबक अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पहले टाइप की अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ हम उन्हें कहेंगे जिनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं और ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बलता से आकर्षित रहते हैं। क्या कंडीशन हुई, चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बलता से आकर्षित रहते हैं और सभी इलेक्ट्रॉन इनके अयुग्मित होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं O2, कॉपर आयन, TiO2, VO2, ये हमारे अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। अभी बात हुई थी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि एक देखिए जैसे ये एक ऑर्बिटल है, अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो ये अयुग्मित है। माने नहीं, युग्म माने जोड़ा, जिसका जोड़ा नहीं है उसे हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं, अनपेयर्ड भी कहते हैं अंग्रेजी में। और अगर इसके साथ एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये पेयर्ड हो जाते हैं। तो जिसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता उन्हें हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। दूसरे नंबर के पदार्थ हमारे ये उत्पन्न हो जाते हैं, दूसरे तरह के पदार्थ। क्या नाम बताया हमने उसका, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ये जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होंगे इनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते, आकर्षित नहीं प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, तो दो बातें हो गई, एक तो इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या शून्य होती है, सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये चुंबकीय क्षेत्र की प्रति प्रतिकर्षित होते हैं दुर्बल रूप से। इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं सोडियम क्लोराइड, TiO, कैल्शियम, जिंक आयन, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, वे हमारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ये 9th क्लास का टॉपिक है, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय किसे कहते हैं। फिर तीसरे नंबर पे हम चलते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ। अब ये जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं ये कौन से पदार्थ हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से आकर्षित रहते हैं। और विशेषता दोस्तों इसकी कि अगर चुंबकीय क्षेत्र हटा भी दें तो भी चुंबकत्व गुण बना रहता है। ऐसे हमारे पदार्थ होते हैं आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर। ये हमारे ऐसे पदार्थ हैं जिनमें अगर चुंबकीय क्षेत्र हटा भी दें तो भी इनके अंदर क्या बना रहता है, इनके अंदर चुंबकत्व गुण बना रहता है। ऐसा कारण क्या होता है ये हम समझेंगे डोमेन से। डोमेन मतलब क्या होता है कि जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके आयन छोटे छोटे खंडों में विभक्त रहते हैं और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन वो हम डोमेन कहते हैं। छोटे छोटे खंडों को हमने क्या कहा, डोमेन कहा, और इसे हम तीर के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से। ये हमारे डोमेन हो गए। अगर इन डोमेन की दिशा या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की दिशा, क्योंकि वो आयन इलेक्ट्रॉनों को ही प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की दिशा या इन डोमेन की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ है तो वे लोह चुंबकीय पदार्थ होंगे ये। और अगर हम इसमें से चुंबकीय क्षेत्र हटा भी दें तो भी जो ये इनकी दशा है ये बनी रहती है, इसलिए ये चुंबकीय क्षेत्र के प्रति प्रबलता से आकर्षित रहते हैं और स्थायी चुंबक बना रहता है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें हम चौथे नंबर के कहेंगे, उन्हें कहेंगे हम प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ में क्या होगा कि ये जो डोमेन है इनकी जो संख्या है, जितने ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की तरफ है उतने ही विपरीत दिशा में रहते हैं। माने समानांतर और विषमानांतर दोनों प्रकार के डोमेनों की दिशाएं बराबर होंगी। माने एक ऊपर की तरफ तो एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, एक ऊपर एक नीचे, तो इसमें कुल चुंबकीय आघूर्ण हमारा शून्य हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ हमारे प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं Mn ऑक्साइड, MnO2, Mn2O3,
या फेरस ऑक्साइड में भी ये गुण पाया जाता है और फेरिक ऑक्साइड में भी ये गुण पाए जाते हैं। कौन से? प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ के। और जो 5वें नंबर का होता है फेरी चुंबकीय पदार्थ। फेरी चुंबकीय पदार्थ। फेरी चुंबकीय पदार्थ कौन से होंगे? इसमें आपने देखा कि जो डोमेन की दिशा है वो एक तरफ है, इसमें बराबर संख्या में ऊपर है तो बराबर संख्या में नीचे की ओर है, तो कुल चुंबकीय गुण 0 है। लेकिन जो फेरी चुंबकीय पदार्थ हो इसमें ऐसा कुछ विशेष ही नहीं है, इसमें असमानता बनी रहती है। कुछ ऊपर की ओर है तो कुछ नीचे की ओर है। माने एक डोमेन ऊपर की तरफ जा रहा है तो 2 नीचे की तरफ जा सकते हैं, 2 ऊपर की तरफ गए तो 3 नीचे की ओर जा सकते हैं। कोई इसमें क्रम नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ जिनमें डोमेनों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के प्रति जो रहती है वो असमान होती है। कैसी होती है? असमान होती है। ऐसे पदार्थ फेरी चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और ये मुख्य रूप से हमारे हैं जैसे मैग्नेटाइट Fe3O4, मैग्नीशियम फेराइट, फेराइट्स भी होते हैं इसकी, MgFe2O3। ये तीनों तरह के जो नीचे के पदार्थ है हमारे लोह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ, फेरी चुंबकीय पदार्थ, ये मुख्य रूप से डिपेंड करते हैं एडमिट इलेक्ट्रॉनों पर ही। और गर्म करने पर इनकी स्थिति ऐसी बन जाती है, यदि हम इन्हें गर्म कर दें तो इनका सबका एक गुण समाप्त हो जाता है और सारे इलेक्ट्रॉन इनमें क्या हो जाते हैं? एग्मित हो जाते हैं। और ये सभी किस में चेंज हो जाएंगे? अनुचुंबकीय पदार्थों में चेंज हो जाते हैं। जो अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनमें एग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो ये सभी गर्म करने पर अनुचुंबकीय पदार्थों में बदल सकते हैं। नीचे वाले जो मैंने आपको बताया, लोह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ और फेरी चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, इसके बाद हम कुछ ऐसे पदार्थ पढ़ते हैं जो इंसुलेटर्स होते हैं वास्तव में तो लेकिन उसके अंदर अगर हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं तो उनमें भी कुछ परिवर्तन आ जाता है। तो कुछ इंसुलेटर भी जो हमारे द्विध्रुव की तरह कार्य करते हैं, अगर उनमें बाहर से हम कोई फोर्स लगाएं तो वे भी द्विध्रुव की तरह कार्य करने लगते हैं। तो ऐसे कुछ गुण उत्पन्न हो जाते हैं। जैसा पहला है ताप विद्युत प्रभाव। ताप विद्युत प्रभाव का मतलब ये होता है कि जब हम कुछ ठोस पदार्थों को, जो हमारे कैसे इंसुलेटर हैं, विद्युत रोधी हैं, जब उन्हें गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद उनमें भी लघु विद्युत धारा बहने लगती है। तो चूंकि वो लघु विद्युत धारा ताप के कारण उत्पन्न हुई है तो ऐसे पदार्थों को ताप विद्युत प्रभाव, इस प्रभाव को ताप विद्युत प्रभाव और ऐसे पदार्थों को ताप विद्युत कहते हैं। केवल ताप विद्युत पदार्थ कहते हैं ऐसे पदार्थों को। ऐसे ही होते हैं लोह विद्युत प्रभाव। कुछ अचालकों में, अचालक मतलब इंसुलेटर्स में द्विध्रुव बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी पाया जाता है। क्योंकि बाहर से जरूरी नहीं है कि बाहर से अप्लाई करें, लेकिन उनके अंदर द्विध्रुव होता है। और ऐसे पदार्थों को हम लोह विद्युत ठोस कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर लोह विद्युत ठोस होने का गुण है वो, जिससे चालकता उत्पन्न हो सकती है। तो लोह विद्युत ठोस कहते हैं। इनमें विद्युत क्षेत्र स्थापित करके हम ध्रुवण की दिशा को बदल देते हैं और ध्रुवण की दिशा बदल ली जा सकती है। अगर ध्रुवण की दिशा बदलते हैं तो यह घटना कहलाती है लोह विद्युत प्रभाव। और ऐसे पदार्थ हैं बेरियम टाइटनेट, सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट, और ऐसे पदार्थ कहलाएंगे लोह विद्युत पदार्थ। ठीक है, प्रतिलोह विद्युत पदार्थ ऐसे क्रिस्टल जिनमें द्विध्रुव इस प्रकार उपस्थित रहते हैं, जो अंदर द्विध्रुव है वह इस प्रकार है कि उनका जो आघूर्ण आता है, उनका जो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है उसका मान 0 होता है। और ऐसे पदार्थ होते हैं हमारे लेड और बेरियम के जर्कोनाइट, लेड और बेरियम के जर्कोनाइट, PbZrO3 जर्कोनाइट, लेड जर्कोनाइट हो गया, BaZrO3 बेरियम जर्कोनाइट। तो ये जर्कोनाइट्स भी हमारे प्रतिलोह विद्युत प्रभाव होते हैं। अब हम बात करेंगे कि धातुओं में चालन किस प्रकार होता है। धातुओं में जो विद्युत चालन होता है, ये पहले से पढ़ते जा रहे हैं कि ये जो चालन होता है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, और जो विलयन होता है उसमें होता है मुक्त आयनों के कारण। तो चूंकि यहाँ जो चालन होगा वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, और वे मुक्त इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से होते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। और ये संयोजी इलेक्ट्रॉन के जो परमाणु हैं, ये परमाणुओं के कक्षक आपस में मिलकर आणविक कक्षक बनाते हैं, और इन आणविक कक्षकों की ऊर्जा इतनी पास पास होती है कि ये परस्पर पास आकर बैंड बना लेते हैं। 2 तरह के बैंड इसमें बन जाते हैं। ये हमने यहाँ बैंड दिखाए हैं, एक बैंड दिखाया हमने चालन बैंड, एक दिखाया है संयोजी बैंड। तो ये संयोजी बैंड होते हैं, ये कौन से होते हैं? संयोजी बैंड वे होते हैं जिनकी ऊर्जा तो कम होती है
और इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। और चालन बैंड जो होते हैं वे या तो आंशिक रूप से भरे हुए हमारे क्या होते हैं, आंशिक रूप से भरे हुए कक्षक होते हैं या रिक्त होते हैं। तो ऐसे बैंड जो रिक्त वाले होते हैं वो हमारे चालन बैंड कहलाते हैं। और जो पूरे भरे हुए हैं जिनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वे हमारे संयोजी बैंड कहलाते हैं। इनकी ऊर्जा कम होती है, इनकी ऊर्जा अधिक होती है। अब ये जो बैंड गैप है, ये जो गैप है, इस गैप पे डिपेंड करेगा कि पदार्थ चालक है या नहीं। यदि ये गैप, ये जो अंतर है इन चालन बैंड की ऊर्जा और संयोजी बैंड की ऊर्जा का अंतर कम है, तो ऐसी स्थिति में, मतलब बहुत कम अंतर है, तो ऐसी स्थिति में धातु होते हैं और ये आसानी से चालन हो जाता है। और जो हमारे अर्धचालक होते हैं उनमें ये अंतर थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी वे अगर उनमें हम कोई परिवर्तन करें, कोई अशुद्धि डालें, तो उनका चालन आसानी से हो जाता है। संयोजी बैंड से आसानी से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड की ओर चले जाते हैं। और अगर ये हमारे विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं, कैसे पदार्थ होते हैं, विद्युत रोधी, तो ये जो गैप होता है ये बहुत अधिक होता है। हम कितना भी करें, कितना भी बाहर से अप्लाई करें, तो भी हमारे इलेक्ट्रॉन आसानी से इधर नहीं जाते हैं। तो ऐसे पदार्थ हमारे क्या कहलाते हैं, विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। तो इस चालन बैंड के आधार पर भी हम इन पदार्थों को तीन प्रकार से समझ सकते हैं कि जिनके अंदर चालन बैंड और संयोजी बैंड की ऊर्जा का अंतर कम होता है, ये गैप, बैंड गैप बोलते हैं, अंतर कम होता है, वे हमारे बहुत कम होता है, वे हमारे क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं। और जिनमें अंतर कम होता है, एक बहुत कम, एक कम और एक बहुत ज्यादा, ठीक है। तो बहुत कम होता है मतलब लगभग अतिव्यापन होने की स्थिति, बिल्कुल मिले हुए, तो वो हमारा हो जाता है आसानी से चालन, उसे हम चालक कहते हैं। और जिनमें हमारा अंतर ये थोड़ा अधिक होता है, लेकिन फिर भी हमारे संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं, उसे हम कहते हैं अर्धचालक। और जिनमें ये अंतर हमारा अधिक होता है उसे हम कहते हैं विद्युत रोधी पदार्थ, ठीक है। तो ऐसे अर्धचालक जो पदार्थ होते हैं उनमें जो चालन होता है, जब हम अर्धचालक जैसे हमारे सिलिकॉन, जर्मेनियम है, उनमें हम कोई भी अशुद्धि मिलाते हैं तो उनकी चालकता बढ़ जाती है। कारण क्या होता है कि उनके अंदर जैसे हम कोई जो हमारे फास्फोरस की या बोरोन, एल्यूमिनियम 13वें या 15वें ग्रुप की हम वो बढ़ाते हैं अशुद्धि, तो उससे क्या होता है कि उससे हमारा चालन हो जाता है। ये ऊर्जा का जो अंतर गैप है वो तुरंत हमारा कम हो जाता है और आसानी से हमारा चालन हो जाता है। तो हमारे जो अर्धचालक होते हैं उनमें दो प्रकार के अर्धचालक हो सकते हैं। एक पहला होता है एन प्रकार का अर्धचालक, ये मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूं, एन प्रकार का अर्धचालक। एन प्रकार का अर्धचालक जैसे हमने बात करी थी कि जो अर्धचालक है वो तो सिलिकॉन है, और सिलिकॉन जो होता है हमारा 4 संयोजी तत्व होता है। देखें आप जरा यहाँ सिलिकॉन, ये 4 संयोजी तत्व सिलिकॉन। तो यदि हम इसके अंदर जैसे इसी तरीके से सिलिकॉन ऐसे ही रहता है, ये सारे में तो पूरा एक नेटवर्क रहता है सिलिकॉन के परमाणु का। अगर हम एक सिलिकॉन हटा के और यहाँ पे एक फास्फोरस ले आते हैं तो सिलिकॉन के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन थे 4 वो बना रहे थे बंद, लेकिन फास्फोरस आ गया इसके जो बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 4 बंद तो ये इसके साथ बना लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन। इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण चालन बढ़ जाता है और ये पदार्थ हमारे चालक की, अर्धचालक जो होते हैं चालक की तरह कार्य करने लगते हैं। इसमें जो चालन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं नेगेटिवली चार्ज होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं एन प्रकार के अर्धचालक, ठीक है। एक होता है पी प्रकार के अर्धचालक। ध्यान रखना, इसमें जो हमने जो सिलिकॉन है उसमें हमने 15वें वर्ग का तत्व फास्फोरस मिलाया, आर्सेनिक मिला सकते हैं। अब जो पी प्रकार के अर्धचालक होते हैं, पी प्रकार के अर्धचालक में हम जो तत्व मिलाते हैं अशुद्धि के रूप में, जिसे हम डोपिंग भी कह रहे थे, अगर हम डोपिंग कराते हैं यहाँ पर, तो डोपिंग कराते हैं हम, जैसे मान लीजिए हमने एल्यूमिनियम की करा दी। अब एल्यूमिनियम के साथ एक प्रॉब्लम आ गई कि एल्यूमिनियम क्या करेगा, उसके पास तो 3 इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में है, उसका परमाणु क्रमांक 13 है, 2 8 3, तो बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। और जब बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक जगह खाली रह जाएगी, ये देखिए यहाँ ये खाली रहेगी, ये बन गया होल, छिद्र बन गया,
ठीक है, तो ये छिद्र बन गया है, तो इसे हम पॉजिटिव होल कहते हैं। कौन सा होल कहते हैं? पॉजिटिव होल कहते हैं। जब ऊर्जा बढ़ेगी, जब ऊर्जा का हम देखते हैं प्रवाह होता है, तो इस प्रकार से होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो दूसरी जगह यहाँ खाली हो जाएगी, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ खाली हो जाएगी, दूसरी जगह जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को लेकर दूसरी जगह को खाली करता चलता है और आगे बढ़ता चलता है। तो इसमें हमें ऐसा लगता है कि ये जो पॉजिटिव होल है ये आगे की ओर गति कर रहा है। तो इस पॉजिटिव होल के कारण ये हमारी क्या होती है, चालकता बन जाती है इसमें, इन अर्धचालकों में। इसलिए इस धनात्मक छिद्र हम इसे कहते हैं, इसीलिए हम इन अर्धचालकों को पी प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, तो पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए हम 13वें वर्ग के तत्व इस्तेमाल करते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, ये हम यूज, बोरोन, एल्यूमिनियम, आपका गैलियम, ये यूज करेंगे। ठीक है, और जो एन प्रकार के अर्धचालक हैं उसके लिए हम 15वें वर्ग के तत्व इस्तेमाल करते हैं डॉकिंग में। ठीक है, इस प्रकार से हमारे अर्धचालक बन जाते हैं। इनका प्रयोग जो होता है हम डायोड वाल्व बनाने में, ट्रायड वाल्व बनाने में, ट्रांजिस्टर बनाने में इन अर्धचालकों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से ये हमारा पूरा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब आपसे निवेदन है कि आप जो भी क्वेश्चन है इसके अच्छी तरीके से कर लें। आपको आपकी एनसीईआरटी की पुस्तक है उससे आप देख लें और आसानी से इन चैप्टर्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे से भी पूछ सकते हैं। अब हम अगला अपना दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे, सॉल्यूशन अगली बार से। ठीक है, थैंक यू। अच्छा करिए, अच्छा पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक।